हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में हम बेटा चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी बॉन्ड क्लीवेज को समझने के लिए या केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बहुत ध्यान से समझना है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड की। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है बेटा? शेयरिंग होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब समझे कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को शेयर क्यों करते हैं, बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं। समझे ध्यान से। हर एक एलिमेंट अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, यानी जिसका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट है, उसमें ले जाना चाहता है। क्योंकि आपको पता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। तो हर एक एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहता है, जिसके लिए वो या तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, जिससे आयनिक बॉन्ड बनता है, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, जिससे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट दे दे, उससे बेटा कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बनता है। एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी शेयर कर लेंगे, उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो फिलहाल हम कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए बेटा। डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के केस में क्या देखते हैं? डुप्लेट, यानी 2 जिसको हम बोलते हैं। आप लोगों ने ऐसे नंबर पढ़ा है 2, 8, 8, 18, 18 ऐसे। तो ये डुप्लेट होते हैं और ये ऑक्टेट होते हैं। ठीक है। तो ये सब ये लास्ट में ऑक्टेट ही होते हैं हर एक एलिमेंट के। तो आप इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो डुप्लेट और ऑक्टेट हमने पता चला। हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूं क्लोरीन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, में डॉट बना देता हूं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है, 287। अब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये दोनों क्या करते हैं? 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, और शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? दोनों के बीच में आता है। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इधर भी काउंट होता है और इधर भी। देखो हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, क्लोरीन के कितने हो गए बेटा? 8 कंप्लीट हो गए। तो ये जो बॉन्ड बनता है, ये क्या कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। क्लियर होगी बात है? तो यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब आगे क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड तो बन गया। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव। और न्यूक्लियस पे कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इस शेयर्ड पेयर को देखो, हाइड्रोजन को भी पता है अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए तो मेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। क्लोरीन कहते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए तो मेरे 8 कंप्लीट हो जाएगा, मैंने हाइड्रोजन के साथ शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और क्लोरीन भी क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पावर होती है ना किसी भी एलिमेंट की, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, इस पावर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। यानी कि अगर मैं इसे लिखूं, द टेंडेंसी, यानी कि पावर, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर of electrons in covalent bond is called electronegativity of that element। किसी भी एलिमेंट की कोवलेंट बॉन्ड के अंदर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, पावर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए बेटा अलग अलग मेथड यूज किए गए, अलग अलग स्केल हमने यूज किए। जैसे हमने पोलिंग स्केल यूज किया, मुल्किन जेफी स्केल यूज किया बेटा,
एलर्ट रेस्क्यू स्केल यूज किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो पोलिंग स्केल होता है। तो मैं पोलिंग स्केल के बारे में लिख रहा हूँ। लिनस पोलिंग ने एक ये स्केल दिया था कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कैलकुलेट करने के बारे में उन्होंने बताया। तो मैं बात कर रहा हूँ पोलिंग स्केल की। पोलिंग स्केल, पोलिंग स्केल क्या कहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस के बारे में बताता है। ये कहता है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ ए और बी मान लेते हैं, टू एलिमेंट है, कोई भी दो एलिमेंट्स है जिनके बीच में हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस काउंट करेंगे। तो ये जो बेटा है ये है काई, KII काई। ये एक्स को थोड़ा लंबा कर देते हैं तो इसको काई बोलते हैं। काई ऑफ ए रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ ए को, ऐसे ही काई ऑफ बी रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बी को। तो कहता है दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में जो डिफरेंस होता है वो 0.1017 अंडरूट डेल के बराबर होता है। 0.1017 अंडरूट डेल के बराबर होता है। और जो डेल होता है यहाँ पर, डेल की जो मैं बात कर रहा हूँ बेटा, डेल इजकल टू होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए बी। अगर मान लो ए बी दोनों बॉन्ड बनाते हैं, माइनस में अंडरूट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए इनटू में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बी। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, डेल की वैल्यू निकाल सकते हो। डेल की वैल्यू पुट करके आप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो ये है ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दिखाता है, EAB इजकल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और ये एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में होती है ऑफ ए बी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है बेटा EAA, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ए मान लेते हैं ए बॉन्ड बना है, ऐसे ही EBB ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ BB होता है। तो ये वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से डेल निकालते हैं, डेल निकाल के हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस निकालते हैं। तो जब हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कंपेयर करके देखी तो कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आई। सभी एलिमेंट्स की एक इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, चाहे वो मेटल है चाहे वो नॉन मेटल है। सभी क्या करते हैं, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लिख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा सबसे कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी होती है। जब ये हाइड्रोजन की वैल्यू निकाल ली गई, ये बेटा 2.1 होती है। ऐसे ही लिथियम की वैल्यू 1.0 होती है। ऐसे ही सोडियम की वैल्यू अगर मैं बात करूं 0.9 होती है। ऐसे ही बेटा पोटासियम की जो वैल्यू है वो 0.8 होती है। ऐसे रुबीडियम भी क्या होता है बेटा 0.8 होता है, और सीजियम 0.7 होता है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप की क्या है हमारी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है बेटा। सेकंड ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ बेरिलियम की बेटा 1.5 होती है। मैग्नीशियम 1.2 होती है, 1.2। उसके बाद कैल्शियम की अगर मैं बात करूं 1.0, स्ट्रोंशियम भी बेटा 1.0 होता है, और जो बैरियम होता है वो 0.9 होता है। आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी दिख रही होगी, तो मैं इसको लास्ट तक आपको दिखा देता हूँ। तो बैरियम क्या होता है 0.9 होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया होगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं। कैल्शियम की वैल्यू मैंने भी आपको बताई थी 1.0, स्ट्रोंशियम बेटा 1.0 और बेरिलियम 0.9। ये वैल्यू हमारी होती है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की। तो ये वैल्यू हमें पता चल गई बेटा। ऐसे ही ग्रुप नंबर 13 की मैं बात करता हूँ बेटा। बोरोन 2.0 होती है बोरोन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। एल्युमिनियम की वैल्यू बेटा 1.5 होती है। गैलियम की जो वैल्यू होती है 1.6 होती है। इंडियम 1.7 और थैलियम 1.8 होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.5 होती है। सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बेटा 1.8 होती है।
जर्मेनियम की भी 1.8 होती है, टीन की भी बेटा 1.8 होती है और लेड की 1.9 होती है। ठीक है, आई होप ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 1.9 होती है लेड की। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, नाइट्रोजन फैमिली। जो नाइट्रोजन फैमिली है बेटा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है, नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, आर्सेनिक की बेटा 2.0 होती है आर्सेनिक में। और उसके बाद है एंटीमनी और बिस्मिथ दोनों की, एंटीमनी 1.9 और बिस्मिथ भी 1.9 होती है। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की बेटा, ऑक्सीजन 3.5 होती है। ठीक है, सल्फर की वैल्यू अगर हम बात करें बेटा, सल्फर की 2.5 होती है, 2.5। सेलेनियम की 2.1 होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 2.4 सॉरी, सेलेनियम 2.4, टेलुरियम की 2.01 होती है, पोलोनियम की 0.7 समथिंग यानी 1.76 होती है, 1.76। फिर मैं बात करता हूँ ग्रुप नंबर 17 की, तो फ्लोरीन बेटा 4.0 होती है, क्लोरीन 3.0 होती है। ब्रोमीन की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, ब्रोमीन 2.8 होती है। आयोडीन बेटा 2.5 होती है और अस्टाटीन 2.2 होती है। तो ये मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखी है बेटा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है 4.0 और सबसे कम सीजियम की होती है 0.7। ये बात हमें पता होनी चाहिए। कुछ एलिमेंटों को मैं ब्लॉक कर रहा हूँ जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको जरूर याद करनी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन करनी तो सभी है बट ये तो जरूर होनी चाहिए। नाइट्रोजन, कार्बन, उसके बाद बेटा सोडियम, पोटासियम, हाइड्रोजन, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है हमारे सिलेबस में। उसके बाद बेटा ब्रोमीन भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एल्युमिनियम। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। क्लियर होगी बात है। तो ये क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन क्या है बेटा, या पहले तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो बेटा sp हाइब्रिड होते हैं, sp एक sp2 होते हैं, एक sp3 होते हैं। sp में बेटा s जो करैक्टर है, s करैक्टर ये 50% होता है और यहाँ s करैक्टर 33% होता है और यहाँ s करैक्टर 25% होता है। जितना देखो तो टोटल s और p 2 है, 100 को 2 में डिवाइड कर दो, s और p2 टोटल 3 हो गए बेटा, s और p3 टोटल 4 हो गए। तो 100 को डिवाइड कर दो तो s करैक्टर ज़्यादा है। जितना ज़्यादा s करैक्टर होता है सेल न्यूक्लियस के उतना नज़दीक होता है, उतनी अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो sp हाइब्रिडाइज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp2 और sp3 से। अगर मान लो कोई कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये निकालना सिखाएंगे आगे। तो sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। नंबर 2 है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट। अगर एक ही एलिमेंट की एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे मान लेते हैं आयरन पे +3 चार्ज है और आयरन पे +2 चार्ज है, तो यानी कि दोनों एलिमेंटों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, एक पे +3 एक पे +2 है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव है उतना ज़्यादा शेड पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी उतनी ज़्यादा क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो Fe3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दैट मीन्स
FeCl3 नेगेटिव, FeCl3, FeCl2 है बेटा, तो यहाँ Fe3 पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव है, तो इस आयरन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी, इस आयरन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी बेटा, कम होगी। नंबर थर्ड है बेटा नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द एटम। नंबर थर्ड, जो एक सेंट्रल एलिमेंट से सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं उन पे भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिपेंड करती है। तो नंबर थर्ड हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू द एलिमेंट। देखेंगे ध्यान से, अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे बेटा 3 फ्लोरीन लगे हैं और आयोडीन है यहाँ पर, और एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे 3 क्लोरीन लगे हैं कार्बन पे और आयोडीन है। अब मैं बात कर रहा हूँ कार्बन की। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है बेटा, ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे क्या आएगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्लोरीन की कम है, देखो 3.0 और ये 4.0, तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग है, फ्लोरीन बॉन्ड को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो फ्लोरीन के केस में ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन के केस में कम आएगा। डेल्टा पॉजिटिव ग्रेटर होता है डबल डेल्टा पॉजिटिव से, ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव से, टेट्रा डेल्टा, स्मॉल डेल्टा बोलते हैं इसको, बिल्कुल स्मॉल चार्ज। तो फ्लोरीन के केस में क्या होगा बेटा, कार्बन पे ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा बनेगी एज कंपेयर टू दिस एलिमेंट के। तो अगर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उस एलिमेंट की भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी यूज कहाँ कहाँ होती है, एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन को अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहला होता है बेटा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर इज द नॉन मेटालिक करैक्टर। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, देखो बेटा आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती है, आप देख लो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ रही है तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता है। मेटल की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे कम होती है। टॉप टू डाउन जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि मेटालिक करैक्टर बढ़ता है। जितनी कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा मेटालिक करैक्टर होगा। तो Cg में मेटालिक करैक्टर ज़्यादा है, सोडियम में थोड़ा कम है एज कंपेयर टू। लेकिन अगर बात करो सोडियम में ज़्यादा मेटालिक करैक्टर है, क्लोरीन में बिल्कुल ना के बराबर है, क्लोरीन क्या नॉन मेटल है। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल में इधर क्या मेटल है और इस साइड क्या है बेटा, नॉन मेटल है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है उतना ज़्यादा मेटालिक करैक्टर होता है। नंबर 2 पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, ध्यान से देखना भी, जब दो एलिमेंट सेम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2.1 है, तो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा वो दोनों तरफ बराबर अट्रैक्ट होगा, तो यानी कि ये मूव नहीं करेगा। तो इस केस में क्या यहाँ कोई चार्ज आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम नॉन पोलर बोलते हैं। जब दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम हो तो उसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, तो उसको नॉन पोलर बोलते हैं। अगर मान लेते हैं दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है, अब हाइड्रोजन 2.1 और क्लोरीन 3.0, तो बेटा स्ट्रॉन्ग कौन है, क्लोरीन, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उतनी ज़्यादा पावर खींचने की। तो क्या करेगा, क्लोरीन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन सेंटर में थे वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ मूव कर जाएंगे, थोड़ा सा, कंप्लीटली नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। तो क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो क्लोरीन पे थोड़ा सा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा। एक बार और देखो, जैसे मान लो ये शेड पेयर था हाइड्रोजन और क्लोरीन का। अब क्लोरीन ने क्या किया,
इसको शेयर्ड पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट किया। अब शेयर्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का ही है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का। तो जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा तो आप क्या देखोगे, क्लोरीन के ऊपर ऐसे मूव कर जाएगा, यानी हाइड्रोजन से थोड़ा दूर गया तो क्लोरीन के ऊपर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की भी तो टेंडेंसी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी बढ़ गई तो यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव आ गया और यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिव। हाइड्रोजन से थोड़ा दूर गया इलेक्ट्रॉन, तो जितना दूर जाएगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, जितना ज़्यादा नज़दीक इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ज़्यादा नेगेटिव आएगा। तो ऐसे कंपाउंड को जिसमें दो पोल बनते हैं, इनको हम डाईपोल बोलते हैं। तो ये डाईपोल होते हैं, और ऐसे कंपाउंड को हम पोलर कंपाउंड बोलते हैं। तो पोलर कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर डाईपोल बनता है, यानी जिनके अंदर चार्ज सेपरेशन होता है। ये बात क्लियर होगी। अगर ये चार्ज सेपरेशन, ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे बहुत ज़्यादा हो जाए, ये चार्ज सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो पोलर जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। कैसे पता करेंगे, देखेंगे। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन 0.9, 0.9 से ज़्यादा है बेटा, ठीक है, तो उस कंपाउंड के अंदर क्या होगा, आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कोवलेंट के। जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना ज़्यादा आयनिक करैक्टर बढ़ेगा, और जितना कम चार्ज सेपरेशन होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा। लेकिन कहता है अगर 0.9 से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ सोडियम फ्लोराइड की, ठीक है, या फिर मैं बात कर रहा हूँ सोडियम क्लोराइड की। अब सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 0.9, क्लोरीन की 3.0, डिफरेंस कितना है 2.1, और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो चार्ज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, आयनिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। तो अगर डिफरेंस 0.9 से ज़्यादा है तो कंपाउंड आयनिक बोला जाता है, यानी उसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है, कोवलेंट करैक्टर कम होता है। मैं एक दो एग्जांपल और लिखता हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कितना है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, उतना ज़्यादा आयनिक करैक्टर आएगा। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, और मैं यहां लिख रहा हूं पार्शियल आयनिक करैक्टर, पार्शियल आयनिक करैक्टर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा 0.6 है, और यहां मैं एक और लिख देता हूं पार्शियल कोवलेंट करैक्टर, 0.6 है तो बहुत कम डिफरेंस है, तो चार्ज सेपरेशन थोड़ा होगा, तो उसमें आयनिक करैक्टर अप्रोक्सीमेट बेटा 10% होगा, और कोवलेंट करैक्टर अप्रोक्सीमेट 90% होगा। उसके बाद अगर ये डिफरेंस बेटा 0.8 समथिंग हो गया, डिफरेंस कितना हो गया 0.8 हो गया, सॉरी वहाँ 1.9 आना था, मैंने गलती से 0.9 बता दिया, 0.8 हो गया तो आयनिक करैक्टर 15% होगा और कोवलेंट करैक्टर 85% होगा। अगर ये डिफरेंस बेटा 1.2 हुआ तो आयनिक डिफरेंस, आयनिक करैक्टर 30% और कोवलेंट करैक्टर 70%। अगर ये डिफरेंस 1.9 हो गया बेटा, 1.9 हुआ तो आयनिक करैक्टर भी 50% होता है, कोवलेंट करैक्टर भी 50% होता है। अगर ये डिफरेंस 2.2 हो गया तो ये 70% होगा आयनिक, और कोवलेंट क्या होगा 30% होगा। अगर ये डिफरेंस 2.8 हो गया बेटा तो ये 86% होगा और ये 14% होगा। और अगर ये डिफरेंस बेटा 3.2 हो गया, जो मैक्सिमम होता है, ये 92% होता है, और ये कितना हो जाएगा 8%। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा आयनिक करैक्टर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और 1.9 क्या है, हमारी मेजर लाइन है। 1.9 से ज़्यादा अगर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिक करैक्टर ज़्यादा है बेटा, और 1.9 से कम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा।
ये बात क्लियर होगी। हमसे 2 एलिमेंट दे देगा, पूछेगा कौन ज़्यादा आयनिक है या कौन ज़्यादा कोवलेंट है। जैसे मान लो मेरे से दे दिया HCl और NaCl, अब मुझसे पूछता बताइए कौन ज़्यादा आयनिक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और क्लोरीन 3.0, तो डिफरेंस कितने का हुआ इन दोनों के बीच में? 0.9 का। सोडियम की 0.9 और क्लोरीन 3.0, तो डिफरेंस कितना हुआ? 2.1 का। ज़्यादा डिफरेंस किसमें है? NaCl में। तो NaCl में आयनिक करैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और HCl में बेटा कोवलेंट करैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। पता चल गई बात है। तो ऐसे पहचान करते हैं कि आयनिक करैक्टर है या कोवलेंट करैक्टर है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, एक छोटा सा पॉइंट और है बेटा जो हमें डिस्कस करना है, डायगोनल रिलेशनशिप। इसी चैप्टर में एक छोटी सी हेडिंग है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप जो बेटा सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड, जैसे सेकंड पीरियड एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, सोडियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, यहां तक तो बहुत कम हो जाता है, चलो फिर भी लिख देता हूं। और फिर थर्ड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट क्या है? लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो आप क्या देखोगे, डायगोनली सोडियम और मैग्नीशियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, यानी सिमिलर इनका एटॉमिक साइज होता है, इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी नियरली सेम सी होती है, उसके बाद इनका जो बॉन्ड का नेचर होता है बॉन्ड बनाने का वो भी नियरली सेम सा होता है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होती है, द डायगोनली सिमिलरिटी बिटवीन द एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेरिलियम की एल्युमिनियम के साथ, बोरोन की सिलिकॉन के साथ, कार्बन की फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की सल्फर, ऑक्सीजन की क्लोरीन, लास्ट तक बहुत कम होती है बट स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो सिमिलरिटी होती है ना बेटा सेकंड पीरियड एलिमेंट की थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप के साथ जो प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी होती है उसको हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो आई होप आपको क्या आया होगा, इलेक्ट्रॉनएक्टिविटी पता चला होगा, डायगोनल रिलेशनशिप आपको पता चला होगा। बाकी हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।